मैं डॉक्टर महेंद्र सारन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी कैफ़े पर। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में वर्ब के कंडीशंस के बारे में और उनके डिवीज़न के बारे में हम समझेंगे। कल हमने चैप्टर लिया था वर्ब, जिसमें मैंने आपके वर्ब के अलग अलग डिवीजन्स के बारे में मैंने बताया था। आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से मेन वर्ब का कार्य करती है और किस तरह से मेन वर्ब और मॉडल वाक्य में डिफरेंस होती है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की और इस बारे में जानने की प्रयास करते हैं कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा एक्साइलरी वर्ब। एक्साइलरी वर्ब, इसमें हम पहली चर्चा करेंगे प्राइमरी एक्साइलरी की। डियर स्टूडेंट, प्राइमरी एक्साइलरी आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया डियर स्टूडेंट, इसे सहायक क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सहायता करती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो बदलती है वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज वाक्य में वैसे ही होता है। तो आइए अब हम इस क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में बहुत गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हेल्पिंग वर्ब में बी की फॉर्म है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में आती है। वाज, वर, ये पास्ट में यूज होती है। और इसमें डू की हेल्पिंग वर्ब आती है, डू और डज, यह प्रेजेंट में यूज होती है। और डिड, यह पास्ट में यूज होती है। और इसी में ही हैज की हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूं तो हैज और हैव ये प्रेजेंट में आती है और हैड इसका यूज पास्ट में होता है। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एक्साइलरी की कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और इनका यूज किस तरह से किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब बनती है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब अपने आप में एक मेन वर्ब भी होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में वो किस तरह का फंक्शन करती है और मेन वर्ब में वो किस तरह का फंक्शन करती है, आज हम इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, मैं रिपीट करना चाहूंगा, बी की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर जो प्रेजेंट में आती है। वाज व वर जो पास्ट में आती है। डू की हेल्पिंग वर्ब है डू व डज जो प्रेजेंट में है। डिड है जो पास्ट में आएगी। हैज की हेल्पिंग वर्ब हैज व हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसकी मेन वर्ब फिक्स होती है। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यहां पे इजेमार और वाजवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। डू, डज और डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसकी अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है। जैसा कि मैंने बताया, इजेमार वाजवर के साथ में आईएनजी, डू, डज व डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। अगर आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व थर्ड फॉर्म का यूज इनके साथ में होता है तभी ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, अन्यथा ये लिंकिंग वर्ब में, डायनेमिक वर्ब में, स्टेटिव वर्ब में आदि वर्ब में इनको कैलकुलेट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब टेंस की भी पहचान कराती है। तो यहां पे मैं बात करना चाहूंगा, अगर मैं इजेमार के बाद, अगर मैं इजेमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाता हूं तो यह प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करना चाहूं इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तो इसमें कर्ता
एक वचन होता है, ये एक वचनकर्ता के साथ यूज होती है। अगर आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाता हूं तो इसमें कर्ता बहुवचन यूज होता है। इसी तरह अगर मैं वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाता हूं तो इसमें कर्ता एक वचन यूज होता है। अगर मैं वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाता हूं तो इसमें कर्ता बहुवचन यूज होता है। एसएसपीपी के नियम को आप ध्यान में रखिए। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। सब्जेक्ट एक वचन, हेल्पिंग वर्ब एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन। यहां हम बात कर रहे हैं बी की फॉर्म की। बी की फॉर्म में इजेमार के साथ आईएनजी आएगा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कराता है हमें। इसमें इज के साथ आईएनजी एक वचनकर्ता के साथ, आर के साथ आईएनजी बहुवचनकर्ता के साथ, वाज के साथ आईएनजी एक वचनकर्ता के साथ और वर के साथ आईएनजी बहुवचनकर्ता के साथ। इजेमार के साथ आईएनजी आती है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताता है, और वाज वर के साथ आईएनजी आती है तो ये हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हमें ये समझाता है। और यहां पे एम के साथ अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो यह आई के साथ यूज होता है। तो आप इस नियम को जरूर ध्यान रखें और इसमें कंफ्यूज न रहे। मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। यहां पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है और किस तरह से यह टेंस की पहचान कराती है। तो हमने पहले बी की फॉर्म ली है, इजेमार जो प्रेजेंट टेंस में आती है, वाजवर जो पास्ट टेंस में आती है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है। इजेमार वाजवर के साथ आईएनजी फिक्स है। अगर मैं इजेमार के साथ आईएनजी लगाऊंगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, वाज वर्ब के साथ अगर मैं आईएनजी लगाऊंगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यहां पर इज के साथ आईएनजी एक वचन करता, आर के साथ आईएनजी बहुवचन करता, वाज के साथ आईएनजी एक वचन करता, वर के साथ आईएनजी बहुवचन करता, और एम के साथ अगर आईएनजी आता है तो वो आई के साथ में यूज होता है। अब हम चलते हैं डू डज पे। डियर स्टूडेंट, डू की हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूं तो डू और डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और यह प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की यह पहचान कराती है हेल्पिंग वर्ब। और इसी में ही अगर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो यह हमें पास्ट टेंस की पहचान कराती है। यह पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं पास्ट सिंपल टेंस, आप इसे पूरा लिखिए, पास्ट सिंपल की पहचान कराती है। यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा। अगर डज के साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो इसमें कर्ता एक वचन आता है, और डू के साथ और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो इसमें बहुवचन कर्ता होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बदलती है। जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब वैसी होती है। डू डज में डज एक वचन होती है और डू बहुवचन हेल्पिंग वर्ब होती है। डिड एक वचन के साथ भी होती है और बहुवचन के साथ भी होती है। डज और डिड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो एक वचनकर्ता के साथ भी यूज हो सकती है, और डू और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो बहुवचनकर्ता के साथ भी यूज हो सकती है। और डू व डज मैंने बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल की पहचान कराएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पास्ट सिंपल की पहचान कराएगी। तो यहां पर ये बी की फॉर्म हो गई हमारे पास, ये डू की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हम यहां चलना चाहेंगे हैज की हेल्पिंग वर्ब। हैज की हेल्पिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया है, हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव के साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है यह हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताती है, यह हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कराती है। और हेड के साथ अगर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो यह हमें पास्ट परफेक्ट के बारे में हमें पहचान
कराती है। डियर स्टूडेंट दोबारा देखिएगा, हैज की हेल्पिंग वर्ब में, हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज के साथ थर्ड फॉर्म यह हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाती है, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएगी। डियर स्टूडेंट मैं बात करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होती है। तो हैज के साथ और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक वचनकर्ता के साथ यूज होती है, एक वचनकर्ता, और हैव के साथ, हैव के साथ और हेड के साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है यह बहुवचनकर्ता के साथ यूज होती है। जिस तरह से डिड एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ यूज होती है, हेड हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ यूज होती है। तो डियर स्टूडेंट आप इसे पुनः मैं दोहराता हूं, हम बात कर रहे हैं आज एक्साइलरी वर्ब की, सहायक क्रिया की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक्साइलरी वर्ब जो है इसके 3 डिवीजन होते हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी एक्साइलरी की, हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रियाएं। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब अपने आप में एक मेन वर्ब भी होती है, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है। अब ये कैसे कार्य करती है जरा देखिए। पहले आप बी की हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वाज वर आएगा, डू की हेल्पिंग वर्ब में डू डज व डिड आता है, हेज की हेल्पिंग वर्ब में हेज हेव हेड आता है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस की भी पहचान कराती है। इज एम आर के साथ प्रेजेंट, वाज वर के साथ पास्ट, डू डज के साथ प्रेजेंट, डिड के साथ पास्ट, हेज हेव के साथ प्रेजेंट और हेड के साथ पास्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट जरा यहां देखिए, अगर इजेमार के साथ ये फिक्स है मेन वर्ब कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। इज के साथ आईएनजी आएगी तो कर्ता एक वचन होगा। एम के साथ आईएनजी आई के साथ यूज होता है। आर के साथ अगर आईएनजी यूज होता है तो कर्ता बहुवचन, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। वाज के साथ अगर आईएनजी आती है तो कर्ता एक वचन होगा। वर के साथ आईएनजी होगा तो कर्ता बहुवचन होगा, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करने जा रहे हैं डू की हेल्पिंग वर्ब की। तो डू की हेल्पिंग वर्ब में डू और डज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये पास्ट सिंपल टेंस की हमें पहचान कराती है। अब जरा देखिए, डज जो हेल्पिंग वर्ब है और डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने साथ में फिक्स मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके बाद में, ये एक वचन कर्ता के साथ यूज होती है। डू और डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, ये बहुवचन कर्ता के साथ होती है। इसमें जो डिड हेल्पिंग वर्ब है ये एक वचन कर्ता के साथ भी यूज होती है और बहुवचन कर्ता के साथ भी यूज होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं हैज की हेल्पिंग वर्ब की। डियर स्टूडेंट हैज हेव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हेड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हेज और हेड के साथ थर्ड फॉर्म एक वचन करता, हैव और हेड के साथ थर्ड फॉर्म बहुवचन करता। हेड हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन कर्ता के साथ भी यूज होती है और बहुवचन कर्ता के साथ भी यूज होती है। तो ये थे इसके बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको ये बताना चाहा है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और ये किस तरह से टेंस की पहचान कराती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसकी मेन वर्ब फिक्स होती है। क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है। अगर ये अपनी फिक्स मेन वर्ब के साथ यूज होती है वाक्य में तो यह हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, यह मेन वर्ब की हेल्प करती है। इस तरह से यह हेल्पिंग वर्ब बनती है। अब हम इसमें चलते हैं कि कब हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब बनती है। डियर स्टूडेंट मैं वापस दोहराता हूं, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब भी होती है। अब ये कैसे मेन वर्ब होती है और कैसे हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी पहचान आप कैसे करोगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब भी होती है। डियर स्टूडेंट
जरा याद ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है। मेन वर्ब जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दो भागों में डिवाइडेड होती है, जिसे डायनेमिक वर्ब में भी यूज होती है, यह स्टेटिव वर्ब में भी यूज होती है, लिंकिंग वर्ब में भी यूज होती है। इस तरह से ये अलग अलग भागों में डिवाइडेड होती है। अब एक हेल्पिंग वर्ब किस तरह से मेन वर्ब में डिवाइड होकर डायनामिक, स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब बनती है, अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा पहले बी की हेल्पिंग वर्ब, बी की हेल्पिंग वर्ब की। डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है कि बी की हेल्पिंग वर्ब में इज, एम आर और वाज वर्ब का यूज होता है। अगर यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर इज, एम आर, वाज वर्ब अपने साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेती है तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है, तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है। और हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो इजेमार के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया और वाज वर्ब के साथ आईएनजी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। लेकिन अगर इजेमार के बाद में या वाज वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई कॉम्प्लीमेंट यूज होता है तो यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है, यह लिंकिंग वर्ब बनती है। जरा देखिए, हम यहां एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे आई एम अ टीचर और आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को देखिए, आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं एक अध्यापक हूं और मैं अंग्रेजी विषय पढ़ा रहा हूं। यहां पर भी आई के साथ एम यूज हुई है और यहां पर भी आई के साथ एम यूज हुई है। अगर बी की फॉर्म के बाद में, अगर बी की फॉर्म के बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट यूज होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये जो बी की फॉर्म है यहां पे, यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है, यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है, जो एक मेन वर्ब के रूप में होती है। दोबारा समझिए डियर स्टूडेंट, अगर कोई बी की फॉर्म के बाद में अगर यह कॉम्प्लीमेंट लेती है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो यह हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के लिंकिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब का एक पार्ट होती है। तो यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही यहां पर एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो लिंक करती है, जो जोड़ती है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जो लिंक करती है। अब मैं हूं, क्या हूं? एक अध्यापक हूं, तो यह लिंक कर रही है टीचर से, तो टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है यहां पे। यहां देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश, अगर एम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है तो एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर यह हेल्पिंग वर्ब है तो मैं पूछूं टेंस कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब भी होती है, कैसे होती है। तो यहां पर हमने बी की हेल्पिंग वर्ब ली है, इजेमार और वाज वर्ब। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, मैंने लिखा यहां पे अकबर वाज अ किंग, ही वाज रूलिंग ऑन इंडिया। अब यहां पे वाज हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर भी वाज है, लेकिन यहां पर वाज हेल्पिंग वर्ब नहीं हो करके यह वाज एक लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है, यह एक लिंकिंग वर्ब का, हाँ जी हाँ स्टूडेंट्स, यह एक लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है, क्योंकि यह अपने बाद में यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट ले रही है। किंग अकबर का एक कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के लिंकिंग वर्ब है, जो एक मेन वर्ब का एक पार्ट होता है। यहां पर वाज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, इसीलिए वाज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें टेंस कौन सा हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ।
तो मैंने आपको बताना चाहा है इस वीडियो में कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है। तो यहां पर यह एक मेन वर्ब का भी काम कर रही है और एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है। डियर स्टूडेंट, आप जरा इस फंक्शन को ध्यान में रखें। अगर इज एम आर के बाद, जरा ध्यान दीजिएगा, इज एम आर और वाज वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज लगा सकते हैं। यह एक्टिव वॉइस में यूज होगा। और अगर हम इजेमार के बाद वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाते हुए अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो यह पैसिव वॉइस कहलाएगा। अगर हम इजेमार व वाज वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो यह एक्टिव वॉइस होगा। और यदि इजेमार व वाज वर्ब के बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो यह पैसिव होगा। जी हाँ स्टूडेंट, आप इसको दोबारा समझिए। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का यूज एक्टिव वॉइस में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। यह एक्टिव में भी यूज होती है और पैसिव में भी यूज होती है। इजेमार व वाज वर्ब के साथ आईएनजी का यूज एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। इजेमार वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव कहलाएगा। इजेमार वाज वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म में आती है तो यह एक्टिव होगा। और इजेमार व वाज वर्ब के साथ टू के साथ बी का यूज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि एक्टिव वॉइस में तो आईएनजी का यूज होगा इजेमार वाज वर्ब के साथ, लेकिन पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि इजेमार या वाज वर्ब के बाद अगर हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे तो यह अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेती है। इस तरह से डियर स्टूडेंट, एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती है लेकिन एक मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो बी की हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो डू की हेल्पिंग वर्ब, चाहे वह हैज व हैव की हेल्पिंग वर्ब हो, ये इन सभी का यूज हेल्पिंग वर्ब में भी यूज में होगा और मेन वर्ब में भी यूज में होगा। चाहे वो डायनेमिक में यूज हो, चाहे वो स्टेटिव में, चाहे वो लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो, जैसे हमने यहां पर इजेमार व वाज वर्ब के बारे में किया है। इसी तरह जरा देखिए, डियर स्टूडेंट, इसी तरह डू की हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करना चाहूंगा। डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर डू या डज अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट लेती है, अगर डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो यह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। डू डज के बाद में अगर कोई ये ऑब्जेक्ट लेती है तो यह मेन वर्ब का कार्य करती है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता। और मैंने लिखा आई डू माई जॉब ऑन, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। डियर स्टूडेंट, यहां देखिए, अगर डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो डू यहां हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर डू के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यह यहां पर एक मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। इसी तरह से डिड के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो यह हेल्पिंग वर्ब बनेगी। और यदि डिड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट का यूज होगा तो यह मेन वर्ब का कार्य करेगी। जैसे कि मैंने लिखा आई डिड नॉट मीट हिम और आई डिड माई होमवर्क। डियर स्टूडेंट, यहां देखिए, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। डिड यहां हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डिड के बाद में यहां पर माई होमवर्क ऑब्जेक्ट के जगह पे काम में आ रहा है तो डिड यहां पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। उसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा हैज की हेल्पिंग वर्ब की। डियर स्टूडेंट, हैज की हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूंगा तो हैज व हैव के बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है। लेकिन अगर हैज व हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हो के अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यह मेन वर्ब का कार्य करती है। उसी तरह से हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हेल्पिंग वर्ब बनेगी और हेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है तो यह मेन वर्ब का कार्य करेगी। आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें जरा। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज हैव के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यह मेन वर्ब बनेगी। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनेगी पास्ट परफेक्ट की। हेड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यह मेन वर्ब बनती है। जरा हम एग्जांपल लेंगे। मैंने लिखा यहां पे आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उसे सूचित कर दिया है। और मैंने लिखा यहां पे आई हैव ए बाइक। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पर हैव के बाद में ए बाइक ऑब्जेक्ट है, यह अधिकार को बता रही है, इसीलिए यहां पर यह एक स्टेटिव वर्ब का कार्य कर रही है जो मेन वर्ब का एक पोर्शन है। मैंने लिखा यहां पे आई हैड कैंसल्ड माई ट्रिप। आई हैड कैंसल्ड माई ट्रिप। और मैंने लिखा आई हैड अ गन। डियर स्टूडेंट, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, इसीलिए हेड यहां हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की। हेड के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, इसीलिए यह एक स्टेटिव वर्ब है डियर स्टूडेंट, जो मेन वर्ब का एक पार्ट है। तो इस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे होती है, इस तरह से इनकी पहचान की जाती है। मैं रिपीट करना चाहूंगा दोबारा। डू की हेल्पिंग वर्ब डू व डज अगर फर्स्ट फॉर्म लेगी तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी। डू व डज के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यह मेन वर्ब का कार्य करती है। यहां पर डू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसीलिए यह हेल्पिंग वर्ब है। यहां डू के बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसीलिए यह मेन वर्ब है। यहां डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है, इसीलिए डिड हेल्पिंग वर्ब है। टेंस पास्ट सिंपल हो गया। डिड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डिड मेन वर्ब की एक सेकंड फॉर्म है। डियर स्टूडेंट, मैं यहां लिखना चाहूंगा अगर डू मेन वर्ब हो तो, अगर डू की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो तो इसकी फॉर्म कौन कौन सी होती है, जरा मैं लिखना चाहूंगा यहां पर। अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन और इसकी फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है डज। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा जरा, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है तो वह मेन वर्ब में 5 फॉर्म में लिखी जाएगी। डू व डज, यहां पर डू डज व डिड है, हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब में इसकी 5 पोर्शन होगा, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डू, सेकंड फॉर्म होगी डिड, थर्ड फॉर्म होगा डन, फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग और फिफ्थ फॉर्म होगी डज। उसी तरह से बात में हैज हैव और हैड की करना चाहूंगा। हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, लेकिन हैज हैव अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेगी तो ये मेन वर्ब बनेगी। हैव के साथ में यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है, लेकिन हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ रही है तो हैव एक स्टेटिव वर्ब है जो अपने पोजीशन अधिकार को बता रही है, जो किसी की दशा को बताए, अपने पोजीशन को बताए, जो किसी आइडिया थॉट को बताए, वो स्टेटिव वर्ब होती है। तो ये स्टेटिव वर्ब है जो मेन वर्ब का एक पोर्शन है। उसी तरह हेड के साथ थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनेगी पास्ट परफेक्ट की, लेकिन हेड ऑब्जेक्ट लेगी तो यह एक मेन वर्ब बनेगी। हेड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है तो हेड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेड के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये स्टेटिव वर्ब है। अब अगर हेज हैव और हेड हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो इसके 5 फंक्शन मेन वर्ब में कौन कौन से होंगे, तो जरा देखिए। फर्स्ट फॉर्म में हेज है, फर्स्ट फॉर्म में हैव, सेकेंड फॉर्म हेड, थर्ड फॉर्म हेड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हेज।
अगर यह एक मेन वर्ब का कार्य करती है हैज हैव हैड, तो इसको 5 फॉर्म में लिखा जाएगा। हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म और हैज फिफ्थ फॉर्म में। इस तरह से डियर स्टूडेंट आप ये जरूर ध्यान में रखें कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है। अगर वो अपनी फिक्स मेन वर्ब के साथ यूज होती है तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेती है, कोई कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो वह मेन वर्ब में गिनी जाती है और मेन वर्ब के रूप में इन्हें लिंकिंग वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब आदि में इसे कैलकुलेट किया जाता है। आज इस वीडियो में हमने एक्साइलरी वर्ब किस तरह से कार्य करती है, एक्साइलरी वर्ब किस तरह से हेल्पिंग वर्ब बनती है, किस तरह से मेन वर्ब बनती है और कैसे इनको एक्टिव टू पैसिव में लिखा जाता है, आज हमने इस बात पे चर्चा करी। हमने इजेमार और वाज वर्ब को एक्टिव टू पैसिव में भी लिखा। इजेमार और वाज वर्ब के साथ आईएनजी एक्टिव में आएगा। इजेमार व वाज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है बीइंग लगाते हुए तो वो पैसिव में बनेगा। उसी तरह प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव और पैसिव में भी होता है। जैसे कि हमने इजेमार व वाज वर्ब का किया, उसी तरह से मैं यहां पर बात करना चाहूंगा नॉट, हैज, हैव व हेड का प्रयोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में होता है। कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा आप। अगर हैज हैव और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो यह एक्टिव वॉइस बनेगा। और यदि हैज हैव के बाद और हेड के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो यह पैसिव वॉइस बनेगा। और यदि जैसे कि मैंने लिखा आई हैव रिटन अ लेटर, डियर स्टूडेंट ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो इसका पैसिव बनेगा A letter has been written by me। दोबारा देखिए, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का यूज एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी होता है। जिस तरह हमने इजेमार व वाज वर्ब को एक्टिव पैसिव में लिखा, उसी तरह हैज हैव हेड का प्रयोग एक्टिव से पैसिव में होता है। हैज हैव हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो वो एक्टिव बनेगा। हैज हैव हेड के साथ बीन लगाते हुए थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पैसिव बनेगा। जैसा कि हमने यहाँ एग्जांपल लिखा है, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, ये पैसिव का। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं, पैसिव बना अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। तो पैसिव में हैज के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हेल्पिंग वर्ब बनती है, किस तरह से मेन वर्ब बनती है और किस तरह से इनका एक्टिव टू पैसिव में यूज होता है। क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि वर्ब हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वर्ब से हमारे कई सारे टॉपिक क्लियर होते हैं, जैसे कि नरेशन, एक्टिव टू पैसिव, कंडीशनल, टेक क्वेश्चंस, टेंस, ये कई तरीके के। जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे मैं तुम्हें इसमें बताता रहूंगा कि किस तरह से अन्य टॉपिक्स को भी ये कवर करता है। तो आज इस वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा करी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे और इसके बारे में और सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।